आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जहां दो सरकारें चलती हैं। इसे पश्चिमी एशिया के सबसे गरीब और खतरनाक देश के रूप में जाना जाता है। इस देश में मिट्टी की बनी हुई 11 मंजिला इमारत है। यह देश भी कभी शांति प्रिय हुआ करता था, लेकिन वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज ये इतना अशांत क्यों है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। यमन का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है, जो मध्य पूर्व एशिया के अरबी प्रायद्वीप में शामिल है। यमन की सीमा उत्तर में सऊदी अरब, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर के साथ फिर अदन की खाड़ी और पूर्व में ओमान से मिलती है। इसकी पश्चिमी सीमा से 300 मील तक लाल सागर लगता है। यह एक पहाड़ी देश है जिसके उत्तर पूर्व में रूबी खाली नाम का रेगिस्तान है। यहाँ पर 4000 से 1000 फुट के उपजाऊ पठार हैं। यहाँ जो नदियाँ बहती हैं, जिनमें उत्तर में नजरान, दक्षिण में रूब तथा हद्रामौत है। जनवरी में यहाँ टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जून में अधिकतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ हायर एरिया में 16 इंच तक बारिश होती है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा धूल के तूफान चलते हैं। यमन अरब का एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र को लागू किया गया है। यहाँ के नियम कानूनों को काफी सख्ती से लागू किया जाता है। होमोसेक्सुअलिटी यहाँ पूरी तरह से बैन है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसकी सजा मौत है। यहाँ शराब पीने पर पाबंदी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब को हराम माना गया है, लेकिन यमन हमेशा से ऐसा देश नहीं था। इसकी हिस्ट्री काफी रिच और रॉयल है। यह एक अमीर देश हुआ करता था। इस्लामिक शिक्षा के मानने में यमन काफी आगे था। अगर आपको याद हो तो स्टार उत्सव पर प्रसारित होने वाला टीवी सीरियल हातिम इसी देश की कहानी और रिचनेस को प्रेजेंट करता है। साल 1565 तक यमन पर तुर्की का शासन था। इस देश के बॉर्डर में करीब 200 से ज्यादा आयरलैंड मौजूद है, जिसमें सोकोत्रा आयरलैंड सबसे बड़ा है। यहाँ का नेशनल स्लोगन अल्लाह देश क्रांति एकता है, जिसे अल्लाह अल वतन अल हवारा अल वहदा बोला जाता है। यहाँ की राजधानी साना है, जो सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के ज्यादातर लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। 65% सुन्नी मुसलमान हैं और इमाम साफी का समर्थन करते हैं। बाकी शिया मुसलमान यह जैदी और इस्लामी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर कुछ संख्या में ईसाइयों, यहूदियों और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद है। साना यमन की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर 750 फीट की ऊंचाई पर विकसित हुआ है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल भी माना जाता है। यहाँ पर आज ही पुराने तौर तरीकों से शादी होती है और शादी का समारोह सबसे लंबा होता है। यहाँ शादी समारोह 21 दिन तक चलता है। कमाल है भाई, यहाँ इतने पुरस्तिया लोग कैसे हो सकते हैं। हमारे यहाँ की शादियों में तो मेहमान ज्यादातर खाना खाने और लिफाफा देने आते हैं, बाकी दूल्हा दुल्हन को देखने का भी समय नहीं रहता। आज की तारीख में यहाँ पर एजुकेशन का स्तर गिर चुका है। यहाँ लगभग 80% लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अगर आप किंग सोलोमन के बारे में जानते हैं तो आपको बता दें कि इनका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में होता है। उनकी एक रानी शीबा यमन देश की था। मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के मुकाबले में यमन की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ के कानून के मुताबिक आप किसी भी महिला की ना तो तस्वीर ले सकते हैं और ना ही उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। अगर गलती से आपने आंखें चार करने की कोशिश की तो आपके पास 2 आंखें हैं, वह भी बंद कर दी जाएंगी। यह नियम यहाँ के लोकल पीपल के साथ साथ बाहर से आने वाले टूरिस्ट पर भी सख्ती से लागू होता है। बाहर से आने वाले टूरिस्ट महिलाओं को भी अपना पूरा बदन ढककर रखना होता है। किसी भी तरीके का एक्सपोजर यहाँ अलाउड नहीं है। यमन में राज्य भाषा अरबी है। अरबी के अलावा यहाँ विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी बोली जाती है। इसके अलावा महरी और सुगरेरी जुबान अरबी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। साल 1962 को यमन के सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसके बाद 26 सितंबर 1962 को यमन में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। क्रांतिकारियों का पड़ला भारी होता गया। रूस और मिस्र के सपोर्ट से यमन के क्रांतिकारियों ने सरकार पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यमन में डेमोक्रेसी की नींव रखी, लेकिन इसके बाद शहजादा हसन ने सऊदी अरब के सपोर्ट से यमन के इस ज़ेदा
स्टेट में एक निर्वाचित सरकार बना दी। इसके बाद दोनों के बीच खुल्लम खुल्ला युद्ध शुरू हो गया। शहजादा हसन के साथ सऊदी अरब और जॉर्डन था, जबकि क्रांतिकारियों की तरफ से मिस्र ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। यह लड़ाई धीरे धीरे डेंजरस होती चली गई। मार्च 1963 ईस्वी में डॉक्टर राल्फ बुंच के जरिए यमन में शांति स्थापित कराई गई। दोनों पक्ष इस बात के लिए रेडी थे कि वह शांतिपूर्ण तरीके से सारी समस्याओं को सुलझाएंगे। आखिर में यूनाइटेड नेशन ने यहाँ ऑफिशियली शांति स्थापित करवाई, लेकिन शांति का पुजारी यहाँ कोई और नहीं है। यहाँ लगातार गृह युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं। इसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी बुरी तरह से डैमेज हुई है और उसे ग्रो करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इन दोनों गुटों की आपसी लड़ाई में हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। इसी के चलते यहाँ लगातार गरीबी बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए वहाँ पर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। एक मजबूत सरकार की जगह मजबूर सरकार हो तो लोग तरक्की कैसे करेंगे? उनका जीवन स्तर सुधर नहीं पाएगा। जबकि गृह युद्ध जैसे हालात आज यमन को गरीबी की ओर लेते जा रहे हैं। इतने सख्त इस्लामिक कानून होने के बावजूद क्या आप यकीन करेंगे कि यमन में वैश्यावृत्ति भी बहुत होती है। प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ यहाँ बड़े सख्त कानून हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ गरीबी इतनी ज्यादा है कि लड़कियों को मजबूरी में अपना जिस्म बेचना पड़ता है। यहाँ लगभग 57,000 सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। जो देश में महिलाओं को देखने पर भी सजा मिलती है, वहाँ पर उन्हें प्यार करने के बारे में सोचना इतना आसान नहीं है। यमन देश में आज भी मिट्टी की एक ऐसी इमारत है जो कि 13 मंजिल तक बनी हुई है। इस इमारत को 16वीं सदी में बनाया गया था, यानी लगभग 5,000 सालों के बाद भी यह इमारत इतनी मजबूत है कि इसमें तकरीबन 1200 लोग रहते हैं। यहाँ पर बेसिकली बबूल और खजूर के पेड़ हैं, जहाँ पर शुष्क वन ज्यादा मिलते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर एल्पाइन गुलाब, बालम यानी गुल मेहंदी की पैदावार होती है। साथ ही तुलसी के पौधे पठारों और नदियों के किनारे पर मिलते हैं। यहाँ के जंगलों में आपको बेसिकली बबून, हिरण, तेंदुए, पहाड़ी खरगोश मौज मस्ती करते हुए मिल जाएंगे, जबकि गिद्ध, सारस, बगुला, पैरेट, हार्नबिल और चटखोरा जैसे पक्षी मिलते हैं। इसके अलावा टाइज अल हुद्देदाह, बैत अल फतीह सिटी है। यहाँ की केवल 5% लैंड एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर कॉफी का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा अब कॉफी की जगह काट उगाई जाती है। यहाँ के फलों में एप्पल, खुबानी, केला, डिफरेंट टाइप के अंगूर, नींबू, नारंगी और अलग अलग तरह के तरबूज उगाए जाते हैं। इसके अलावा बादाम और दूसरे फल भी होते हैं। यहाँ की फसलों की बात करें तो जौ, जई, कम्मा, ज्वार, बाजरा, धान, तिल, सोरघम मुख्य रूप से उगाया जाता है और नदी के तटों पर गेहूं की खेती भी होती है। मिनरल्स में बेसिकली यहाँ पर नमक और चूना पत्थर मिलता है। यहाँ से ज्यादातर मछली, कॉफी, कच्चे तेल का एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के लोगों को यामनी कहा जाता है। यमन के नॉर्थ और साउथ दोनों पार्ट्स को अलग अलग इंडिपेंडेंट हासिल हुई। नॉर्थ अमन 1 नवंबर 1918 को स्वतंत्र हुआ, जबकि साउथ यमन 30 नवंबर 1967 को आजाद हुआ। इसके बाद यह दोनों देश 22 मई 1990 को एक हो गए। यमन के उत्तर और दक्षिण के दोनों हिस्से आज भी एक होने के बावजूद एक दूसरे से उलझते रहते हैं। यहाँ लगातार सिविल वॉर चल रहा है और यह झगड़ा है शिया और सुन्नी का। इस्लाम के दो संप्रदाय के लोग एक दूसरे को जान से मारने पर तुले हुए हैं। एक हिस्से को अरब सपोर्ट करता है और दूसरे हिस्से को ईरान की सरकार सपोर्ट करती है। यमन का कुल एरिया 5,27,968 स्क्वायर किलोमीटर है और एरिया के अकॉर्डिंग यह पूरी दुनिया में 49वें नंबर पर आता है, जबकि साल 2008 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 23,13,376 है और यह पॉपुलेशन इंडेक्स के पूरी दुनिया में 51 नंबर पर आता है। यहाँ की करेंसी यमनी रियाल है, जो भारत के रुपयों के मुकाबले कमजोर है। भारत का 1 रुपया यमन के 4 यमनी रियाल के बराबर है। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।